So this is video number 3 of our one-liner series, and in today's video we are going to be looking at exam ready pointers of cultural studies. In our recent exams we have seen 8 to 10 questions coming from this particular section, and if I compare cultural studies from other sections of our syllabus, this is a comparatively shorter section and the questions and the answer are quite predictable. So if you are well versed with cultural studies where we have a couple of writers, a couple of works and critical terms, then you are definitely going to get your answers correct from this particular section because इसका course बहुत ज़्यादा vast नहीं है. So in today's video you are going to see every important detail that you need to know from the exam perspective. उसको आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा. If you are new on my channel, then go ahead and please join my Telegram channel because here on the daily basis you are getting both paper 1 and paper 2 की test series, polls and so many other notifications and links at your fingertips. This is completely for free, so आप इसको जरूर से join करें. If you are looking for a segregated version of a test series जो आपके PYQs के होते हैं बिल्कुल अलग अलग फॉर्मेट में टॉपिक्स एंड सब टॉपिक वाइज, तो आप जरूर से इस PYQs टेस्ट सीरीज को ट्राई करें जो आपकी बहुत मदद करेगी. देन यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड ज्वाइन माई कल्चरल स्टडीज एंड लिटरेरी थ्योरी कोर्स जो फुल्ली कंप्लीटली रेडी है एंड बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड ईजी वे में इनको मैंने पढ़ा कर रखा है. टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कल्चरल स्टडीज वन लाइनर, वी कैन सी एन interdisciplinary field that explores the cultural phenomena and their relation to the social structures, power and identity is what? Cultural studies के वन लाइनर्स को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कल्चरल स्टडीज क्या है. कल्चरल स्टडीज ना कि कोई फिजिक्स, ना कि केमिस्ट्री और ना ही आपकी किसी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री की एक सब्जेक्ट की तरह बहुत ही सिकड़ा हुआ या बहुत ही सीमित किस्म का आपका एक सब्जेक्ट है. ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है. आप जब कल्चरल स्टडीज को पढ़ेंगे तो आप इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी देखने वाले हैं, सोशियोलॉजिस्ट को भी देखने वाले हैं, मार्क्सिस्ट राइटर्स को देखने वाले हैं, देन साइको एनालिस्ट राइटर्स को देखेंगे, आप यूथ कल्चर के बारे में बात करते हुए देखेंगे, आप टेलीविजन एंड मीडिया कल्चर के बारे में लोगों को बात करते हुए देखेंगे. तो कल्चरल स्टडीज एक ऐसी फील्ड है जो आपके चारों तरफ की सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इन सब में जो कुछ भी चल रहा है उसको इंक्लूड करके आपके जो स्कॉलर्स हैं कल्चरल स्टडीज के उसकी पढ़ाई करते हैं. एंड दिस शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू कि कल्चरल स्टडीज कोई एक नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसके अंदर आपकी दुनिया के आसपास जो कुछ भी आज आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो सब कुछ कल्चरल स्टडीज का पार्ट बन जाता है. दूसरा जो आपका पॉइंट, द थ्योरी बाय थियोडोर अडोर्नो एंड मैक्स हॉर्खहाइमर दैट क्रिटिक्स हाउ कल्चर इज कमोडिफाइड एंड स्टैंडर्डाइज्ड अंडर कैपिटलिज्म इज नोन एज व्हाट? कल्चर इंडस्ट्री, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ये दोनों राइटर्स आपके थियोडोर अडोर्नो एंड मैक्स हॉर्खहाइमर फ्रैंकफर्ट स्कूल को बिलोंग करते हैं. आप जब कल्चरल स्टडीज को पढ़ते हैं तो इसके अंडर आने वाले दो स्कूल्स हैं, एक है बर्मिंघम स्कूल और एक है फ्रैंकफर्ट स्कूल. इन दोनों की ही वीडियोस मैंने इस चैनल पर बना के रखी है, उसको जाकर देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे कई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. यहां पर आपके थियोडोर अडोर्नो एंड मैक्स हॉर्खहाइमर कल्चर इंडस्ट्री से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की कैपिटलिस्ट दुनिया का जिसका आप पार्ट बन चुके हैं उसमें किस तरीके से हाउ योर कल्चर इज कमोडिफाइड. आपका काम एक 10,000 के फोन से चल सकता है लेकिन आप प्रेफर करते हो एक 1.5 लाख का ब्रांड वैल्यू वाला फोन खरीदना. अगर कोई पर्टिकुलर सेलिब्रिटी ने एक टाइप के बाल कटवा लिए तो सारे लड़के जाएंगे और वैसे बाल कटवाएंगे. आपका काम अगर कम चीजों में चल सकता है या फिर भाई आपका 1,000 के पर्स से चल सकता है, तो आजकल की सोशल इन्फ्लुएंसिंग की दुनिया में हम लोग लड़कियों को 4-4 लाख के बैग खरीदते हुए देख रहे हैं. सो व्हेन इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और इन अ सोसाइटी योर ब्रांड वैल्यू, योर इवन कल्चर, आपका उठना बैठना, चॉइसेस, डिसीजन, एवरीथिंग इज कमोडिफाइड अंडर अ सोसाइटी. आप अपने आप को कुछ ऐसी चीजों से एसोसिएट करवा रहे हो जो आज के जमाने में एक्सेप्टेड हैं, जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे एसोसिएट होते ही आप अपने आप को अमीर या अच्छा फील करने लगते हो. इन सभी चीजों के बारे में बात की है आपकी कल्चर इंडस्ट्री में, जिसको बहुत ही क्रिटिसाइज करते हुए दिखाया है आपके मैक्स एंड आपके
थियोडोर अडोर्नो ने इस चीज को आपको जरूर से पढ़ना चाहिए। अगेन मेरा इसी चैनल पर एक बहुत ही मजेदार वीडियो बना हुआ है, आज के जमाने में बीइंग पार्ट ऑफ द यूथ। आपको वो वीडियो देखना चाहिए, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला पॉइंट है हम लोग का, कल्चर इन कल्चरल स्टडीज इज एस्थेटिक, इज ह्यूमनिस्ट और पॉलिटिकल। इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बात को समझना कि जब आप कल्चरल स्टडीज को पढ़ रहे हो, उसका पॉलिटिक्स से कितना बड़ा नाता है। हम लोग जब भी वर्ड पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो हम लोग समझने लगते हैं कि भैया पॉलिटिक्स तो बड़ी गंदी चीज है, दल दल है, गवर्नमेंट एंड ऑल। यहाँ पे पॉलिटिकल का मतलब वो पॉलिटिकल नहीं हुआ, यहाँ पे पॉलिटिकल का मतलब इंटरसेक्टिंग विद द पावर डायनामिक्स। आपकी सोसाइटी के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो मैंने पिछले कई वीडियोस में समझाया हुआ है आपको मार्क्सिज्म के अंदर, कि आपका राजा है भाई। पहले के जमाने में तो राजा होते थे, अब आपकी गवर्नमेंट हो गई है। उसके नीचे राजा की प्रजा आती थी, तो अब प्रजा ना आके भैया उनके मंत्री, जितने भी आपके मिनिस्टर्स वगैरह आ गए हैं। देन उसके नीचे आपके सोल्जर्स, नाइट्स वगैरह जो प्रोटेक्शन करते हैं। देन आती है आपकी मिडिल क्लास सोसाइटी और द लोअर क्लास पीपल और द लेबरर्स एंड द वर्किंग क्लास सोसाइटी। किस तरीके से ये सोशल स्ट्रक्चर काम करता है, हमारे ऊपर कौन से लोग हैं, वो हमारे ऊपर क्यों गए हैं, क्यों ऐसा है कि उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले गुड्स को हम लोग बहुत ही आसानी से कंज्यूम करते हैं, उनके ही प्रोडक्ट्स को बनाने में हमारी वर्किंग क्लास सोसाइटी मदद करती है एंड उनको और ज्यादा अमीर बना देती है एंड खुद हेजेमोनिक पावर के नीचे दबती चली जाती है। सो व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग अबाउट कल्चरल स्टडीज, आपको पता होना चाहिए कि कल्चरल स्टडी इज पॉलिटिकली एंगेज्ड। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप कल्चरल स्टडीज के अलग से जाके क्वेश्चंस लगाओगे तो ए पॉलिटिकल वर्ड आपको दिखाई देगा, पॉलिटिकली इंगेज दिखाई देगा, एंड स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर का क्या इसमें इस्तेमाल किया गया है वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो इन सारी चीजों को आपको क्लियर रखना चाहिए, बिकॉज इससे इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कल्चरल स्टडीज इज एक्सप्लोरेशन ऑफ व्हाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको रटा होना चाहिए कि कल्चरल स्टडीज के अंदर जितने भी आपके स्कॉलर्स आते हैं वो आखिर जानने की कोशिश क्या कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि पॉपुलर कल्चर क्या है एंड कौन लोग हैं जो पॉपुलर कल्चर का पार्ट है। प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप कल्चरल स्टडीज को पढ़ेंगे तो कई सारे टाइप्स के कल्चर आपको पता चलेंगे। मास कल्चर, मीडिया कल्चर, पॉपुलर कल्चर, सब कल्चर, यूथ कल्चर एंड और भी हाई एंड लो कई सारे कल्चर। यहाँ पे पॉपुलर कल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई आपके जो फादर हैं वो इतने सारे न्यूज चैनल्स को छोड़ के क्यों एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल को हमेशा देखना पसंद करते हैं? आपकी मदर इतने सारे टीवी सीरियल्स को छोड़कर अनुपमा ही देखना क्यों पसंद करती हैं? हम लोग के सामने सोशल मीडिया में इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो हम लोग लेकिन इंस्टाग्राम पर ही क्यों सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं? व्हाट इज पॉपुलर अमंग्स द पीपल? कौन से ट्रेंड आप फॉलो कर रहे हो, कौन से कपड़े ज्यादातर चल रहे हैं? मास में, बल्क में आपके लिए जो चीजें बनाई जाती है, उसमें से जो चीज सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो जाती है, सबसे ज्यादा फेमस हो जाती है, उसको लोग कंज्यूम करने लगते हैं एंड उसका क्या असर पड़ता है आपके इंटेलेक्ट पर? क्यों ऐसा है कि हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री में इतनी सारी मीनिंगफुल मूवीज बनती हैं, तब भी जाकर आपकी कबीर सिंह एंड ये जो एनिमल जैसी मूवी है वो हिट हो जाती है? क्योंकि पीपल आर लविंग टू वॉच शिट। उनको पसंद आता है पॉपुलर कल्चर को देखना एंड वो पॉपुलर हो जाता है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि एक देश की जो सोसाइटी है, उसकी यूथ की थिंकिंग है, वो कहाँ काम कर रही है। भाई ओपेनहाइमर जैसी पिक्चर जो है वो आपके इंडिया में फ्लॉप हो जा रही है, वो नहीं चल रही है। वहीं आपकी एनिमल जैसी पिक्चरें बड़ी हिट हो जा रही है। इससे आपको क्या समझ में आता है कि हमारी जो यूथ है वो क्या देखना पसंद कर रही है? इससे उनके माइंडसेट के बारे में, उनके कल्चर एंड उनके चॉइसेस के बारे में आपको पता चलेगा। एंड दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्कॉलर्स ऑफ कल्चरल स्टडीज, कि वो जानना चाहते हैं कि क्यों आपकी यूथ को, क्यों लोगों को ऐसी चीजें पसंद आ रही हैं, एंड इन रिटर्न आप पता लगा सकते हो उनके माइंडसेट का। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट वाज द सेंटर सेट अप बाय स्टडिंग कल्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम कॉल? आप सबको पता होना चाहिए कि कल्चरल स्टडीज एज अ फील्ड वाज स्टार्टेड आपके बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में अंडर द सेक्शन ऑफ सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज। आपको कहीं कहीं पे ये पूरा नाम न देकर सिर्फ CCS दे दिया जाएगा। 1964 में आपका ये इस्टेब्लिश होता है। रिचर्ड होगार्ट है
हैं, आपके स्टुअर्ट हॉल हैं, देन हमारे रेमंड विलियम्स हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर्स जिन्होंने आपकी कल्चरल स्टडीज की फील्ड को बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं पॉपुलराइज किया है अपनी थ्योरीज की वजह से। इनको आपको जरूर से पढ़ना चाहिए एंड दिस इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ कल्चरल स्टडीज। अगर आप क्वेश्चंस लगाते हो तो आप अग्री कर रहे होगे ऑलरेडी। पॉइंट नंबर 6, a group within a larger culture that has distinct values, norms and practices। आपको याद होगा हम लोग ने बचपन में मैथ्स में क्या कहते हैं आपका सेट एंड सबसेट पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने कुछ ऐसे टाइप के वेन डायग्राम्स पढ़े थे कि ये आपका जो मेन सेट होता है एंड ये उसका सबसेट होता है, मतलब उसी का पार्ट होके लेकिन उससे अलग होता है। तो जब हम लोग सब कल्चर के बारे में बात करते हैं तो कुछ ऐसा आपका कल्चर जो अपने पेरेंट कल्चर से अपने आप को अलग कर देता है, अपनी अलग आइडेंटिटी बना लेता है, उसको हम लोग कहते हैं सब कल्चर। इसके अंदर आ जाएगा आपका फिटनेस कल्चर, अनीमे एंड आपका मांगा कल्चर, देन आपका पंक कल्चर। आपने कुछ ऐसे लोगों को बहुत ही ब्राइट एंड बोल सकते हैं या फिर ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हुए देखा होगा, पंक या ऐसे टाइप के कल्चर के अंदर, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग कर लेते हैं क्योंकि सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ये अपने नॉर्म्स, अपनी वैल्यूज एंड अपनी अलग कम्युनिटी बना लेते हैं। इस पर भी आपके बहुत सारे ऐसे कल्चरल थ्योरिस्ट हुए हैं जिन्होंने सब कल्चर पे पढ़ाई की है। वीडियो के एंड तक आपको उनका भी नाम पता लग जाएगा। पॉइंट नंबर 7, कल्चरल प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस that are widely favored and well liked by the mainstream population is known as the popular culture। popular culture के मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ। जब हमारे ऐसा प्लेटफॉर्म चला था जहां पर चिंगारी ऐप, मौज ऐप, देन हमारा टिकटॉक वगैरह चला था, इन सभी में से आपका टिकटॉक सबसे ज्यादा फेमस हुआ। देन अगर आप देखें कि बिस्किट्स की फील्ड में देखें तो आपका पार्ले जी आज भी एक पॉपुलर चीज है। तो हम लोग कैसे समझते हैं कि बहुत सारा जब बल्क में चीजें बनाई जाती हैं उसमें से कौन सी चीज पॉपुलर कल्चर में आ जाती है? जो चीज आपकी वाइडली एक्सेसिबल है, जो चीज बहुत ही आसानी से किसी को भी मिल सकती है, फ्री है, या फिर वो बहुत ही इजीली आपको मिल सकती है, बहुत ज्यादातर लोगों को पसंद आती है, लोकप्रियता उसकी ज्यादा होती है, वो बन जाता है आपका पॉपुलर कल्चर। इसी के ही इसके ऊपर आता है आपका मास कल्चर, उसी के ही अंदर से निकल के आता है पॉपुलर कल्चर। ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसी प्रैक्टिसेस जो ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फॉलो करते हैं उसे हम कहते हैं पॉपुलर कल्चर। पॉइंट नंबर 8, चैनल्स एंड कम्युनिकेशन दैट डिसेमिनेट कल्चरल प्रोडक्ट्स टू अ लार्ज ऑडियंस इज नोन एज मास मीडिया। मास मीडिया क्या होती है? जहां पर आपको बल्क में चीजें प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, उसको हम लोग मास मीडिया कहते हैं। न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, आपका सोशल मीडिया, बल्क में लोगों तक चीजें पहुंचाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि देयर इज ओनली सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको मिल सकती है, उसको हम लोग मास मीडिया कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। डू लेट मी नो योर फीडबैक। कितने सारे बच्चे हैं जो नई चीजें जान रहे हैं, कितने सारे बच्चे हैं जिनको रिवाइज ऑलरेडी कर चुके हैं कल्चरल स्टडीज को एंड नाउ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। वट एवर योर फीडबैक माइट बी, आप लोग को नीचे लिखना जरूर है। ओके, पॉइंट नंबर 9, author and writer who is not associated with the British cultural studies। आराम से अपने एग्जाम में इन सारी चीजों को ध्यान से देखिएगा। अक्सर हम लोग जल्दबाजी में पढ़ते पढ़ते ये जो नॉट है, नो है, नेवर है, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उनको मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है एंड वी लूज आवर मार्क्स। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना। आपके सामने 4 राइटर्स हैं, आई.ए. रिचर्ड्स, रिचर्ड होगार्थ, रेमंड विलियम्स, स्टुअर्ट हॉल। मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में 3 नाम ले लिए, जिसमें से आई.ए. रिचर्ड्स इज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ अवर कल्चरल स्टडीज। अगर आपने मेरा वीडियो नंबर 1 दैट इज लिटरेरी थ्योरी वाला वीडियो देखा है तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि भाई आई.ए. रिचर्ड्स हमारे कल्चरल स्टडीज का पार्ट नहीं है। ही इज अ पार्ट ऑफ द लिटरेरी थ्योरी ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म एंड दैट टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो ये इनको हम लोग निकाल देते हैं। बाकी 3 नाम जो बचते हैं वो पिलर्स माने जाते हैं आपके कल्चरल स्टडीज के, स्टुअर्ट हॉल, रिचर्ड होगार्थ एंड रेमंड विलियम्स। दीज 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है प्लीज गो अहेड एंड इनके बारे में सर्च करो और पढ़ो, या फिर आप मेरे कोर्स में भी इनको पढ़ सकते हैं, चॉइस आपकी है। पॉइंट नंबर 10, the process by which cultural elements and practices spread across the globe influencing and mixing with local cultures is known as what? Globalization। आज के जमाने में हम लोग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का पार्ट हो चुके हैं। वेस्टर्न कल्चर में कोई भी एक नया ट्रेंड आया, नई जीन्स आई, नए टाइप का टॉप आया ना, या फिर नया मेकअप ट्रेंड आया, वो बहुत ही जल्दी आपकी पूरी दुनिया में फैल जा रहा है सोशल मीडिया की वजह से, एंड उनके कल्चर को बहुत ही आसानी से हम लोग
अपने कल्चर का पार्ट बना ले रहे हैं, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को, उनके मेकअप स्टैंडर्ड्स को हम लोग अपनी दुनिया में इन्वॉल्व कर ले रहे हैं। दिस इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं होता कि वो वहां पर काइली क्या लगा रही हैं, यहाँ पर आपके सारे सेलिब्रिटीज एंड नॉर्मल गर्ल्स भी लगाना स्टार्ट कर देती है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन अवर वर्ल्ड, एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, जहां पर यहाँ का कल्चर वहां पहुंच रहा है, वहां का कल्चर यहाँ पहुंच रहा है। देयर इज अ ग्लोबलाइजेशन, जहां पर इंटरनेशनल बाउंड्रीज अब आपकी ब्लर हो चुकी हैं एंड चीजें आपकी इधर उधर ट्रांसफर हो रही हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 13, हु इंट्रोड्यूस्ड द concept of encoding and decoding model and contributed significantly to the study of media representation and identity. Stuart Hall is a very very important person under cultural studies. अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है, प्लीज गो अहेड एंड आप स्टुअर्ट हॉल को पढ़ो। इनकी रिसेप्शन थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है कि भैया आपका रिसेप्शन थ्योरी का मतलब क्या होता है, हाउ इज द ऑडियंस रिसीविंग द कंटेंट। भाई जब वोट नियर आ जाते हैं तो क्यों हमारे जितने मंत्री, प्रधानमंत्री, मतलब जितने भी ऑल ओवर द गवर्नमेंट आपको ल्योर करने के लिए बोलेंगे कि भैया मुझे वोट मिल जाते हैं तो सारी लड़कियों को मिलेगी स्कूटी, सबको मिलेंगे लैपटॉप, सबको चीजें। सिक्योरिटी गई भैया आपकी तेल लेने, लड़कियों की सिक्योरिटी से किसी को कोई मतलब नहीं रह गया है। लैपटॉप के नाम पे ये लोग वोट लेके चले जाते हैं एंड देन यू आर ऑन योर ओन। तो उससे आपकी गवर्नमेंट, भैया लैपटॉप मिलेगा, रिसीव, आप कैसे रिसीव कर रहे हो किसी की भी बातों को। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है भड़का लेते हैं ना, भड़क जाते हो ना, पागल हो जाते हो, आप पढ़ाई करना छोड़ देते हो। हाउ आर यू रिसीविंग देयर कंटेंट। टीवी पर जो कुछ भी आ रहा है उसको देखकर मम्मी परेशान हो जाती है, हाउ इज शी रिसीविंग द कंटेंट। द रिसेप्शन थ्योरी सेज कि वी एज ऑडियंस, वी एज कंज्यूमर्स किस तरीके से हम लोग चीजों को कंज्यूम करते हैं, वो इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मॉडल, दैट इज मीडिया स्टडीज के अंदर आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको जरूर से पढ़ना। इसके स्टेप्स भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि स्टुअर्ट हॉल की जो इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मॉडल है उसके 5 स्टेप्स बताओ, विच इज प्रोडक्शन, सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड रीप्रोडक्शन। हम लोग को जो कुछ भी बताया जा रहा है, सबसे पहले तो यू आर कंज्यूमिंग देम, उसके बाद आप अपना ही एक अलग उसमें दिमाग बढ़ा देते हो, यू आर रीप्रोड्यूसिंग देम। तो ये एक पूरी मीडिया स्टोरीज, मीडिया एड्स एंड एवरीथिंग इसका पार्ट बन जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो अहेड पढ़ो। स्टुअर्ट हॉल की कई सारी थ्योरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये न्यू एथनिसिटीज से इन्वॉल्व हैं। थैचरिज्म टर्म इन्होंने कॉइन किया हुआ है। देन आपके ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट से ये जुड़े हुए हैं। रिसेप्शन थ्योरी, इनकोडिंग, डिकोडिंग मॉडल, कई सारी इनकी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। देन according to Stuart Hall, the concept of dash played a seminal role in cultural studies. भाई स्टुअर्ट हॉल तो आपकी मीडिया स्टडीज को बिलोंग करते हैं, टेलीविजन कल्चर को बिलोंग करते हैं। फिर इन्होंने एंटोनियो ग्राम्स्की का जो हेजमनी का कॉन्सेप्ट है वो क्यों उठाया, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है आपके एग्जाम में। एंटोनियो ग्राम्स्की who is a Marxist philosopher बताते हैं hegemony is ruled by consent, जहां पर हम लोग हमारे ही ऊपर के लोगों को बहुत ही अच्छे से, मजे से हम लोग रूल करने देते हैं कि हाँ यार तुम हम पे रूल कर सकते हो। वो अगर कोई भी एक नया फोन लॉन्च कर देंगे तो हम लोग बावले हो जाएंगे, हम लोग तुरंत जाकर खरीदने लगेंगे। मीडिया में कोई भी एक नया ट्रेंड आएगा और उससे रिलेटेड कोई भी चीज आपको खरीदने वाली होगी, आप फटाफट जाकर खरीद लोगे। तो आप जो कहते हो कि भैया हमारे ऊपर कुछ लोग हैं, हम लोग उनको अपने ऊपर क्यों आने देते हैं, बिकॉज consume the products that they are giving. This is ruled by consent. हम लोग मजे से उनको रूल करने देते हैं। ये सारी चीजें चाहे मीडिया में, एडवर्टीजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो आपके स्टुअर्ट हॉल ने अपनी इस थ्योरीज में बताया है। ठीक है, Richard Hogarth, The Uses of Literacy, explored the lives of ordinary people, values, cultural expressions of working class communities in Britain. इनका ये जो वर्क है The Uses of Literacy, Richard Hogarth, बहुत ही सिंपल इन्होंने अपना वर्क दिया हुआ है Uses of Literacy। इसकी आपको डेट पता होनी चाहिए। You must know he is talking about the ordinary masses, the ordinary and the working class people. ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है आपको। इनसे अगर आपने इतना कर लिया तो you are sorted. Raymond Williams, now please dear students understand,
पूरे कल्चरल स्टडीज के अंदर आपके रेमंड विलियम्स एक ऐसे राइटर हैं जिनसे 20 प्लस क्वेश्चंस अकेले पूछे गए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप रिसेंट एग्जाम्स को उठाए ना, आप रेमंड विलियम्स का कोई एक टर्म ना देखो, कोई एक वर्क ना देखो, इनकी थ्योरी ना देखो। अगर आपने रेमंड विलियम्स को छोड़ के रखा है तो आप प्लीज अभी भी रेमंड विलियम्स को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इनके जो टर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा ईजी हैं। इन्होंने अपने वर्क में कल्चर एंड सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट सेमाइनल वर्क है इनका, वो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? 1958। कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आप इतना भी लर्न कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन फंस सकता है। देन वी हैव Who popularized the dictum culture is ordinary, that is the first fact? आपके रेमंड विलियम्स एंड ऊपर मैंने जो यहाँ पर नाम लिया रिचर्ड होगार्ट, आगे आपके ईपी थॉमसन भी आएंगे। ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्डिनरी पीपल, वर्किंग क्लास पीपल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ये लोग अमीर एंड आपके एरिस्टोक्रेटिक प्रोलेटेरिएट बुर्जुआ सोसाइटी के बारे में बात ना करके कॉमन पीपल के कल्चर एंड उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। एंड इन्होंने ये लाइन फेमस की है कि कल्चर इज ऑर्डिनरी, इट डज नॉट बिलोंग्स टू द हाई एंड द इलाइटेस्ट कल्चर। ठीक है। एज पर विलियम्स, विलियम्स कौन? रेमंड विलियम्स, what refers to the shared values and practices characteristic of a particular group or society at a specific time? हमेशा आपकी सोसाइटी में there is a production and there is a dissemination of energies of feeling। हमेशा एक सोसाइटी की एक फीलिंग होती है जिसको इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग कहा है। ये एक डीप कॉन्सेप्ट है, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको जरूर से ये पढ़ना चाहिए। देन वी हैव रेमंड विलियम्स थ्री एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। आप देख रहे होंगे कॉन्टिन्यूसली रेमंड विलियम्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं, इनसे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके कई सारे टर्म्स है, आपको पता होने चाहिए। डोमिनेंट कल्चर, रेसिडुअल कल्चर एंड इमर्जेंट कल्चर, ये तीन कल्चर्स हैं जो आपको रटे होने चाहिए। डोमिनेंट कल्चर जो आपको डोमिनेट करता है, किसी अमीर सेलिब्रिटी ने कोई ट्रेंड निकाल दिया, आप उसको फॉलो करने लगते हो। रेसिडुअल कल्चर जो पहले फॉलो किया जा रहा था, जिसके अब कुछ रेसिड्यूज एंड अवशेष बचे हैं, बहुत ही कम पार्ट में आपका ये कल्चर बचा है। वी हैव इमर्जेंट कल्चर, जो आज का जेनजी नया कल्चर निकल के आ रहा है, जिसको हमारे पेरेंट्स भी इम्बाइब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये है इमर्जेंट कल्चर। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। देन वी हैव Who coined the dictum, the medium is the message? Marshall McLuhan, my favorite cultural theorist। मुझे इनकी थ्योरीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं क्योंकि वो आज के जमाने के बारे में बात करती हैं, नॉट दैट पुराने जमाने की बातें जो यूजुअली टीचर्स एंड बच्चों को बहुत इंटरेस्ट करती हैं। करंट सिनेरियोज में मीडिया आपके साथ क्या कर रहा है? द मीडियम इज द मैसेज। मैंने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अपने चैनल पर कई बार बच्चों को समझाने की कोशिश की है और इस वीडियो के थ्रू मैं फिर समझाऊंगी। आपको यूट्यूब पर आकर कोई भी भड़का देता है, आप भड़क जाते हो। आप बिना ऑफिशियल नोटिस को रिसीव किए या ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी आए बिना आप लोग भड़क जाते हो, आप लोग परेशान होने लगते हो। सो ये जो आपका जो डिक्टम है, जो मार्शल मैक्लुहान ने कहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि मैसेज से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीडियम। आपको वो जो मैसेज है वो किस जगह से मिल रहा है। यूट्यूबर के कहने से आप अपना एग्जाम छोड़ दोगे या देने जाओगे या भड़क जाओगे, या फिर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से। ये पॉइंट मैंने कई बार आपको समझाने की कोशिश की है, पर अभी भी ये बच्चों को नहीं समझ में आती है। वो परेशान होते जाते हैं अफवाहों को लेके, किसी भी XYZ मैसेज को लेके, किसी के भी वीडियो को लेके, एंड वो अपनी प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं एंड बिल्कुल लोगों के जैसे बिल्कुल वश में आ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट मार्शल मैक्लुहान इज सेइंग। अगर आप लोग लिटरेचर के प्रॉपर स्टूडेंट्स हो तो हमारी थ्योरीज हम लोग को बहुत कुछ समझा के गई हैं। अगर आपके पास विजडम है तो आप परेशान नहीं होंगे एंड अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। सो मार्शल मैक्लुहान के कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स है। द सेमाइनल वर्क इज अंडरस्टैंडिंग मीडिया, द एक्सटेंशंस ऑफ मैन। ये पब्लिश हुआ था 1964। मार्शल मैक्लुहान ने ही कई सारे और वर्क्स दिए हैं। द गटनबर्ग गैलेक्सी हो गया, द मैकेनिकल ब्राइड हो गया, इन सभी वर्क्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ही इज अगेन द पर्सन जिन्होंने हॉट एंड कूल मीडिया के बारे में बताया है। हॉट मीडिया इज अ काइंड ऑफ मीडिया जो आपके ऑडियंस के पार्ट पे ज्यादा जो अटेंशन है, ज्यादा जो वर्क है वो नहीं लेने की कोशिश करता है, ऑलरेडी सब कुछ आपको प्रोवाइड करता है। वही कूल मीडिया ऐसा है कि आपको खुद से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं उस मीडिया को कंज्यूम करने के लिए। न्यूज़पेपर आप बहुत मेहनत से पढ़ते हो, लेकिन रील अगर आप कोई देख रहे हो तो वो मेहनत नहीं लगती है, वो कंज्यूम हो जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ हॉट मीडिया एंड अ कूल मीडिया। इसको डिटेल में पढ़ लेना, इसके एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है। Then we have Pierre Bourdieu, again a very famous and a very favorite writer of mine, जिन्होंने मीडिया, टेलीविजन, पॉपुलर कल्चर के बारे में कई सारे टॉपिक्स के बारे में आपको बताया हुआ है।
पियरे बॉर्डियो इज वन सच राइटर, आपको जरूर से पढ़ना चाहिए। मेरे पूरे कल्चरल स्टडीज के कोर्स में दिस इज वन जो आपका मतलब इसका वीडियो है वो इज फ्री वीडियो, तो मैं यहाँ नीचे लिंक कर दूंगी, आप उसको जाकर देख सकते हो। इनके कई सारे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो इन्होंने कॉइन किए हैं, इनकी वर्क्स की लिस्ट आपको मतलब उसमें दी हुई है, तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी, उसको जरूर से जाके देख लें। इट इज कंप्लीटली फॉर फ्री, तो जो कुछ भी फ्री में है एटलीस्ट उसको तो आप कंज्यूम कर ही सकते हैं। इन्होंने कई सारे कैपिटल के बारे में बात की है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कल्चरल कैपिटल। आपके पास किस टाइप की संपत्ति है, क्या आपके पास पढ़ाई की संपत्ति है, आपके पास पैसों की संपत्ति है, आपके पास समझ की संपत्ति है, आपके पास रेप्यूटेशन की संपत्ति है। कई सारे कैपिटल के बारे में ये बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये टर्म आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड रहा है, तो इसको रट लो कि पियरे बॉर्डियो ने कल्चरल कैपिटल नाम का आपका एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। देन as per Bourdieu, who are the individuals or groups who occupy a position between different cultural fields? हम लोग अगर कोई मूवी नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे एनिमल मूवी आई डिड नॉट वांटेड टू वॉच दैट पर्टिकुलर मूवी, लेकिन तब भी मुझे उस मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट पता है, क्या उसमें था, किस टाइप का आपका रेड फ्लैग टाइप का हीरो था, लड़की को कभी भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैंने मूवी नहीं देखी है बट स्टिल आई कैन टेल यू जिसकी हाँ मुझे समझ में आ गया कैसे। इंस्टाग्राम पर कई सारे ऐसे फैन पेजेस चलने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे आपके मतलब फैन पेजेस ही मैं बोलूंगी, जो उनके छोटे उस मूवी के छोटे छोटे क्लिप सर्कुलेट करती है, एंड उस क्लिप्स को ही देखकर आपको कहानी पता लग जाएगी कि वाह क्या मस्त गोबर कहानी है, जो लड़कियों को पसंद आ रहा है कि भाई ऐसे टाइप का लड़का, लड़कों को पसंद आ रहा है कि मैं तो ऐसा लड़का बनूंगा, विच शोज द काइंड ऑफ यूथ, मतलब अवर यूथ इज गेटिंग डूम्ड। उनको ऐसे रेड फ्लैग काइंड के लड़के जो उनको ऑब्जेक्ट समझते हैं उनको पसंद आने लगते हैं। क्यों ये मूवीज आपकी फेमस हो रही हैं, करोड़ों कमा रही हैं? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री इज लविंग दिस काइंड ऑफ, दिस इज अ हार्ड रियलिटी, बहुत ही हार्श ट्रुथ है कि आजकल के बच्चे ये देखना चाह रहे हैं या पसंद कर रहे हैं, बट देख रहे हैं। कल्चरल इंटरमीडियरी वो उसी टाइप के मिड में जो पेजेस हो गए, फैन पेजेस हो गए, जो मूवी आपने नहीं देखी, यू एज अ ऑडियंस बीच में आपके इंटरमीडियरी का काम कर रहे हैं, आप तक वो चीज अननोइंगली अनइंटेंशनली पहुंचा रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कल्चरल इंटरमीडियरी। ठीक है, देन वी हैव ईपी थॉम्सन, द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास वाज पब्लिश्ड इन। ईपी थॉम्सन का यही एक इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपको आना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। दिस इज 1963 में पब्लिश हुआ है, वर्किंग क्लास सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इन्होंने ये वर्क पब्लिश किया है, जिससे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, which cultural analyst for her extensive work on youth culture, cultural studies and politics, Angela McRobbie से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। she is a very renowned writer who is known about the youth culture। तो आपके कल्चरल स्टडीज के अंदर यूथ कल्चर आ गया, सब कल्चर आ गया, उनको कौन प्रपोज कर रहा है, मीडिया कल्चर आ गया, मीडिया थ्योरीज आ गया, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन वी हैव who gave the term semiotic democracy, John Fiske, a very important television and a media theorist, जो बताते हैं कि किस तरीके से आपका पॉपुलर कल्चर, मीडिया, एडवर्टीजमेंट आपके दिमाग पर असर करता है। सीमियोटिक डेमोक्रेसी के थ्रू बताते हैं कि हम लोग टीवी में एड्स देखते हैं, कोई भी कंटेंट देखते हैं, उसके कितने सारे अलग मीनिंग हमारी ऑडियंस निकाल लेती है। ये डेमोक्रेसी है जिसके एक पर्टिकुलर वर्क के हम लोग कई सारे मीनिंग्स निकाल लेते हैं, चाहे एड हो गई, चाहे मूवी हो गए, चाहे आपका कोई भी सीरियल हो गया, सीरीज हो गई, इसको सेमियोटिक डेमोक्रेसी कहते हैं। फिस्के के काफी सारे वर्क है जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें से एक है रीडिंग द पॉपुलर। फिस्के का मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताती हूँ, इनके मोस्ट ऑफ द वर्क्स में ना पॉपुलर वर्ड आता है। अगर आप इनके वर्क्स को जाकर एक बार देख लोगे तो आप देखेंगे टेलीविजन पॉपुलर, ये जो वर्ड है तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ना इनके वर्क्स को मतलब ढूंढना आसान हो जाता है। ऐसे ही है आपके न्यू हिस्टोरिसिज्म के अंदर आते हैं स्टीफन ग्रीनब्लैट, जिनके वर्क में ना आपको रेनाइसा दिख जाएगा, हिस्टोरिसिज्म दिख जाएगा, बार बार वो रिपीट होता है, शेक्सपियर दिख जाएगा, जिसकी वजह से उनके वर्क्स को कॉइन करना आसान होता है। ठीक है, लास्टली वी हैव हु आर्ग्यूज दैट सब कल्चर्स आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप्स ऑफ पीपल हु फील एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। डिक हेब्डीच, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट है आपके सब कल्चर को लेके, पंक कल्चर के अंदर इन्होंने बात की, एग्जाम्पल लिया है कि जब कुछ ऐसे लोग जो आपके
आपकी सोसाइटी से थोड़े अलग होते हैं, उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, बुरा भला कहती है, उनको प्रताड़ित करती है, या फिर उनको दे कॉल देम नेम्स, तो इनको अपनी एक अलग कम्युनिटी बनानी पड़ती है। वी सी LGBTQ कम्युनिटी, इनको सोसाइटी ने अगर सम्मान नहीं दिया, इंक्लूड नहीं किया, तो ये अपनी एक अलग सोसाइटी बना लेते हैं, कम्युनिटी बना लेते हैं। वी हैव पंक कल्चर, वी हैव फिटनेस कल्चर। फिटनेस वाले बंदों को, जिम वाले बंदों को जल्दी घर वाले नहीं समझ पाते हैं, सोसाइटी नहीं समझ पाती है, कहते हैं कि भैया तुम रहने दो, हम अपनी खुद की एक कम्युनिटी बना लेंगे वेयर पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन, द importance of daily exercising, the importance of going to the gym and keeping your core fit। ये इनको ही समझ में आता है, नॉर्मल लोगों को नहीं समझ में आता है। आप अपने पेरेंट्स को समझाते रह जाओगे, आई फेस दिस प्रॉब्लम, when I exercise, when I eat less food, when I try to cut my carbs, when I try not to take sugar। बहुत मेरे पेरेंट्स जो होते हैं वो मुझे ज्ञान बांटते हैं, कमजोर हो जाओगी ये वो, जबकि इट इज द अदर वे राउंड। जब मैं अपने घर पे थी, मैं 4 बार दिन में खाना खाती थी, एंड आई यूज्ड टू फील वेरी low on my energy। Now I eat my food just once in a day, I exercise, I go to the gym, I do certain things। मैंने इतनी सारी चीज गिव अप कर दी है, now I feel much more energetic। So ये चीजें आप नहीं समझा सकते अपने पेरेंट्स को, दिस इज इंपॉर्टेंट। मतलब आप सब कल्चर का कॉन्सेप्ट के अंदर आप ये समझ गए होगे, ठीक है। सो नाउ हेयर लाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपके पार्ट पे इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इनको रिसीव करके छोड़ मत दो, इनके क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चंस ही आपकी मदद करेंगे। आप कल्चरल स्टडीज के सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस लगाइए जो आपको मदद करेंगे जानने में कि आपकी कल्चरल स्टडीज कितनी अच्छी प्रिपेयर्ड है। आप इस सेक्शन में जाके अलग से सेग्रीगेटेड टॉपिक एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगा सकते हो, जो आपको जानने में मदद करेंगे कि आपकी जो स्टडी है वो कितनी अच्छी चल रही है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप इस नंबर पे हमें मैसेज करें एंड वी विल सेंड यू द PYQ लिंक्स एंड द PYQ टेस्ट सीरीज। If you are interested in understanding the entire cultural studies and literary theory, तब भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड टू द पॉइंट वे में मैंने इस पूरे कोर्स को बनाया है, जो आपकी मदद करेगा इन टॉपिक्स को समझने में। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहोगे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको कुछ भी फीडबैक अपना देना है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। योर फीडबैक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल टू मी। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।